हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसमें हमने कल भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों के पंक्तियों को, कथनों को, लक्षण जो उनके दिए हुए हैं वो देखे थे, और हमारे हिंदी आलोचकों की कुछ कथन थे वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु को। तो काव्य हेतु देखते हैं। पहला प्रश्न है कि काव्य हेतु कितने माने गए हैं। काव्य हेतु 3 माने गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई है? तो ये 2 प्रकार की मानी गई है। एक सहजा जो जन्मजात है, और एक उत्पाद्या है जो देवाराधन या मंत्र बल से या अध्ययनजन्य है। ठीक, तो काव्य हेतु 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। और ये जो प्रतिभा है काव्य हेतु, इसके कितने प्रकार हैं? तो इसके 2 प्रकार हैं, सहजा और उत्पाद्या। अगला है प्रतिभा के 2 भेद, सहजा और उत्पाद्या। ये किसने किया था? ये 2 भेद इसके किसने किए? तो ये किया था रुद्रट ने। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, ये उक्ति किसकी है? लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, उक्ति है आचार्य वामन की। आगे है कि काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है? तो यहाँ पर जो ये संस्कृत पंक्ति है, इसी का हिंदी पर यहाँ पे अनुवाद कर दिया गया है कि काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो किया आचार्य वामन ने। ठीक, किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया? आचार्य वामन ने। अगला है कि काव्य हेतुओं के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? तो राजशेखर की मौलिक उद्भावना है शक्ति और प्रतिभा में भेद करना। शक्ति व्यापक है जबकि प्रतिभा परिमित है, तो इन्होंने शक्ति और प्रतिभा में भेद करना ही मौलिक उद्भावना मानी है। अगला प्रश्न है कि स्मृति, मति और प्रज्ञा, बुद्धि के ये 3 प्रकार किसने माने हैं? ठीक, तो बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से? स्मृति, मति और प्रज्ञा किसने माना? तो ये माना राजशेखर ने। आगे है कि सहजा, आहार्या और औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रमशः 3 कोटि, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक का निर्धारण किसने किया? तो ये भी किया था राजशेखर ने। आगे दिया है कि काव्य हेतुओं के संदर्भ में एक कथन है। ये कथन किस आचार्य का है? कथन ये है कि शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु उद्भवे। तो ये कहा था आचार्य मम्मट ने। शक्ति निपुणता आचार्य मम्मट। प्रतिभा को, जो प्रतिभा काव्य हेतु है, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? तो किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? पंडित राज जगन्नाथ को। प्रतिभा को नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? तो ये कहा भट्ट तौत ने। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किसने कहा? तो अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा अभिनव गुप्त ने। नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा कहा भट्ट तौत ने, और अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा अभिनव गुप्त ने। मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति ने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया। तो सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन हमारे हिंदी काव्य शास्त्र यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों में किसने किया था? तो मध्यकालीन यानी कि रीतिकालीन आचार्यों में
कुलपति जी ने किया था। सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन कुलपति जी ने किया था। काव्य प्रयोजन, अब हम देखेंगे काव्य प्रयोजन को। काव्यम यशसे अर्थवृत्ते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मिततयोपदेश युजे। ये कथन जो है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में किसका है? तो ये कथन है आचार्य मम्मट का। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है कि धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैश्रव्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीति च साधु काव्यम निवेशनम। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन है आचार्य भामह का। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च किसने कहा? भामह ने। आगे है काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् किसने कहा? तो ये कहा आचार्य वामन ने। आगे प्रतिभा के दो भेद कारयित्री और भावयित्री। कौन कौन से? कारयित्री और भावयित्री। ये दो भेद किस आचार्य ने किए? तो ये किया आचार्य राजशेखर ने। पूछा है कि भावयित्री प्रतिभा किसमें होती है? तो ये होती है सहृदय में। शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम किसने कहा? शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम आनंद वर्धन ने। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है? तो भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। अगला कथन है शरीरम तावत दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ये कथन किसका है? तो ये है आचार्य दंडी का। ठीक, व्यवच्छिन्ना पदावली यहीं से याद कर लेंगे। व्यवच्छिन्ना पदावली आचार्य दंडी। आगे कवि की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले कौन आचार्य हैं? कवियों की अनेक कोटियों और भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य हैं राजशेखर। आगे कुछ ग्रंथ हैं और उनके आचार्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक, ग्रंथकारों के नाम और ग्रंथ तो देखते हैं। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। सुवृत्तिलक क्षेमेंद्र ने। काव्यालंकार भामह ने। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति वामन ने। काव्यालंकार रुद्रट ने। तो दो लोगों ने लिखा है काव्यालंकार। किसने किसने? एक भामह ने और एक रुद्रट ने। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। काव्य प्रकाश मम्मट का। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। रस गंगाधर जगन्नाथ का। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का। काव्यानुशासन हेमचंद का। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का। ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का। काव्यालंकार सार संग्रह ये किसने लिखा? उद्भट ने। काव्यालंकार भामह का और रुद्रट का है और सार संग्रह लग जाए तो किसका हो जाएगा? उद्भट का। श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट का। चंद्रालोक जयदेव का। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। काव्यादर्श दंडी का। रति रहस्य कक्कोक कवि का। दस रूपक धनंजय का। महाभाष्य पतंजलि का। रसतरंगिणी भानु मिश्र का। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का। श्रृंगार प्रकाश ये भी भोजराज का। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का। और उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का। अलंकार तिलक वाग भट्ट। अलंकार शेखर केशव मिश्र। तो अलंकार तिलक
वाग्भट्ट और अलंकार शेखर केशव मिश्र का। ठीक, तो ये कुछ ग्रंथ थे और ये इनके ग्रंथकार थे। इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, मतलब शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीजभूत संस्कार है। कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य मम्मट का। आगे, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगो अस्याह कारणम कास्य संपदः। काव्य हेतु के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये है आचार्य दंडी का। नैसर्गिकी च प्रतिभा आचार्य दंडी। औचित्य विचार चर्चा, अभी ऊपर देखा हमने, औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण किसने लिखा? क्षेमेंद्र ने। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन, जो ध्वन्यालोक लोचन है ये क्या है? ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन का ग्रंथ है उसी की टीका है। आनंदवर्धन का ग्रंथ ध्वन्यालोक, उसकी टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखा? अभिनव गुप्त ने। भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण टीका किसने लिखी? तो वो लिखी उद्भट ने। भामह विवरण टीका उद्भट की। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती टीका के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त। तो जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसकी टीका अभिनव भारती के नाम से किसने लिखी? अभिनव गुप्त ने। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? भरत मुनि है। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है? तो उनका मत है उपयोगितावादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काव्य प्रयोजन संबंधी मंतव्य है वो है मानवतावादी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपयोगितावादी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानवतावादी। आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन कौन मानता है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये आत्म अनुभूति को मानते हैं काव्य प्रयोजन। और आत्म अभिव्यक्ति को कौन मानता है? तो डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, आत्म अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन नगेंद्र और आत्म अनुभूति को नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में पंक्तियाँ किस रीतिकालीन कवि की हैं? एक लहै तप पुंजन को फल ज्यो तुलसी सूर गोसाई, एक लहै बहु संपत केशव भूषण ज्यो बर बीर बड़ाई, एकन को जस ही सुप्रयोजन है रसखान रहीम किनाई, और दास कवित्त ने की चर्चा बुद्धिवंत की सुख देती सदाई। ये किस रीतिकालीन कवि ने कहा है? तो ये कहा है भिखारी दास ने, काव्य निर्णय में भिखारी दास ने। रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? तो रीतिकालीन आचार्यों में सबसे पहले काव्य प्रयोजन पर विचार किसने किया? तो वो किया कुलपति मिश्र ने। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। ठीक, तो हमने यहाँ पर काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन को कंप्लीट किया। इसके बाद है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और इस क्लास को अच्छे से तैयार कर जाइए। ठीक, वन लाइनर है, आसानी से ये तैयार हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।